नमस्कार। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया का आसमान धुआं धुआं है और इस धुएं की चिंताएं पूरे विश्व पे छाई हुई हैं। तेल के दाम बढ़ने की चिंता, युद्ध के लंबा खींचने पर अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होने की चिंता। 28 फरवरी को, जी हाँ, जब फरवरी का 2026 का महीना खत्म हो रहा था, तब पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने और फिर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में जो अली खमनेई थे, प्रमुख ईरान के, उनकी और उनके साथ कई सारे उनके सहयोगियों की मृत्यु हो गई। इसको लेकर पूरी दुनिया में न केवल चर्चा है बल्कि कोहराम भी है। इसके कई पहलू हैं और उनको सीधे तरीके से नहीं समझा जा सकता अगर हम उसके इतिहास को और उसके संदर्भ को नहीं समझते। पहली बात तो यह है कि जंग दरअसल किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि जंग अपने आप में खुद एक मसला है। समझना यह जरूरी है कि इसमें किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये युद्ध क्यों हो रहा है और इस युद्ध में आगे जाकर क्या क्या संभावनाएं बनती है। जी हाँ, बात को समझो में आज हम युद्ध को समझो की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मुख्य किरदार हैं वो इजराइल और ईरान है। और इजराइल और ईरान के ये जो आपस में लड़ाई चल रही है, ये सभ्यताओं का संघर्ष है। अमेरिका इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर है। अमेरिका की शक्ति इसके पीछे नहीं होती तो इजराइल ईरान की इस लड़ाई का पूरा परिदृश्य ही अलग होता। लेकिन कुछ समय के लिए इसको अमेरिका को हटाकर अलग रख देते। ये बात सही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उपयोग कर पाए कि वो कैसे भी करके अली खमनेई को मार दें, इस धरती से उनका नामो निशान मिटा दें। लेकिन समझना ये जरूरी है कि अगर अमेरिका को हटाते हैं तो ये इजराइल और ईरान इस तरीके के कट्टर दुश्मन क्यों हैं कि दोनों एक दूसरे को मारने की कस्में खाते रहें, अभी से नहीं, लंबे समय से। लेकिन ये लंबा समय बहुत पीछे नहीं जाता है। 1979 से दोनों के बीच में राजनयिक संबंध नहीं है और 1979 के बाद से ही दोनों के बीच में कट्टरता इतनी बढ़ती चली गई कि कई युद्धों में भी वो आमने सामने हुए, लेबनान को लेकर भी शामिल हुए और पूरा जो खाड़ी का और पश्चिम एशिया का क्षेत्र है वो इन दोनों की दुश्मनी की आग में ही धधकता रहा है। इसमें किसी एक की गलती ढूंढना आसान नहीं है। इसमें समझना पड़ेगा कि गलती, गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ पर है। इसलिए भी बहुत पीछे नहीं जा सकते कि खुद इजराइल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 1947 में बना हुआ एक राष्ट्र है। वो उन लोगों का राष्ट्र है, वो उन यहूदियों का राष्ट्र है जो अपनी ज़मीन तलाशते रहे। वो यहूदी जिनको लेकर हिटलर, जो एक बर्बर तानाशाह था, उसने धरती से इस पूरी नस्ल को मिटा देने की कसम खाई थी और जो उपलब्ध आंकड़े उसके हिसाब से 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को उसने उस नरसंहार में अपनी सनक में मार भी दिया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध का पूरे बादल छंटे थे तो उसके बाद दुनिया के चौधरियों ने मिलकर तय किया कि इन यहूदियों को उनकी जन्मस्थली, उनके उद्भव के स्थान के आसपास ही और दुनिया में बिखर गए हैं, भागते फिरे हैं, यूरोप में इधर उधर छुपते फिरे हैं हिटलर के अत्याचार से, और अमेरिका चले गए हैं और कुछ कहीं और जगह चले गए, तो उनको अपनी एक ज़मीन देनी चाहिए। और ज़मीन का टुकड़ा दिया कहाँ? उन अरब देशों के बीच में जो वहाँ पर एक तरह से बहुत समय से रहना शुरू कर चुके थे। उसको आप कब्जा कहें, अतिक्रमण कहें, उनका नेचर, और वो जगह ऐसी है जहाँ पर उनका भी उद्भव माना जाता है इस्लाम। तो इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। यरूशलेम का इतिहास और यरूशलेम के महत्व पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सभ्यताओं का संघर्ष, इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इसलिए जुड़ा हुआ है कि खुद ईरान, जहाँ से एक बड़ी सभ्यता का प्रतिनिधित्व होता है, फारस का प्रतिनिधित्व होता है, फारसियों का प्रतिनिधित्व होता है और इधर यहूदियों का प्रतिनिधित्व होता है, और इन दिनों सभ्यताओं का जो संघर्ष है वो आज उस हद तक पहुंच गया कि पूरी दुनिया को इन्होंने इस तरह के एक विध्वंसक युद्ध की ओर धकेल दिया है। जब 47 में इजराइल बना तो उस वक्त एक जो 11 संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की समिति बनी थी, उसने इसके 2 हिस्से करके फिलिस्तीन को स्थापित करने और 2 नेशन थ्योरी पर अपना एक सुझाव दिया था, जिसको 3-4 राष्ट्रों ने कहा था कि ये सुझाव सही नहीं है, और उसमें भी ईरान शामिल था, भारत भी शामिल था। तो उसके बाद लेकिन जब इजराइल बना तो जो 2 मुस्लिम राष्ट्र जिन्होंने उसको मान्यता दी इजराइल के बनने को, उसमें एक तुर्की था और एक ईरान था। तो इसका मतलब ईरान ने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी।
47 के बाद। लेकिन और 47-48 से लेकर लगभग 75-79 तक संबंध ठीक ठाक ही चले थे। और जब वहाँ पर राजशाही थी, महमूद शाह रज़ा पहलवी का जब शासन था, तो उस राजशाही के दौरान तो दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। मतलब कभी ईरान और इजराइल बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। ये संबंध बिगड़ने शुरू हुए जो ईरान की क्रांति हुई, जिसमें राजशाही का तख्ता पलट दिया गया और फिर ये कट्टर इस्लामवादी शासन और अयतुल्लाह ख़ुमैनी वाला शासन जब आ गया, तो तब जाकर ईरान में एक अजीब तरह की कट्टरता ने जन्म लिया, जिसने तय किया कि इजराइल कोई राष्ट्र नहीं है, इसको इजराइल को हम राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते। इजराइल और वहाँ रहने वाले यहूदी पूरी धरती पर एक बोझ है और इनका नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। इस तरह की कस्में जब ईरान में खाई जाने लगी, तो फिर उसी तरह की दुश्मनी, उसी तरह की प्रतिध्वनि, उसी तरह की प्रतिकार की आवाज़ें इजराइल की धरती से भी आने लगी और इजराइल भी ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगा। और दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं गलतियां हुई और उन गलतियों ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि ये लोग एक दूसरे के लिए मरने मारने की कस्में खाने लगे। और उधर से जब फिर ईरान ने लेबनान में और दूसरे हूती विद्रोहियों को और इन सबको समर्थन देना शुरू किया, जो फ़िलिस्तीन का समर्थन करते थे उनके साथ देना शुरू किया। फ़िलिस्तीन मतलब वो जो फ़िलिस्तीन की मांग कर रहे हैं अलग राष्ट्र की, जो चाहते हैं कि इस पूरी जो धरती है वहाँ की और गज़ा पट्टी वहाँ का एक छोटा सा इलाका है, नक्शे पर आप देख पाएंगे, इजराइल इस पर अपना अधिकार मानता है और फ़िलिस्तीन के लोग जो फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन वगैरह बना वो उस पर अपना अधिकार मानते हैं। और अभी बीच में जो बड़ी घटना हो गई थी 7 अक्टूबर 2023 वाली, जिसमें इतना बड़ा उत्सव इजराइल की धरती पर वहाँ का स्थानीय उत्सव चल रहा था और उस वक्त कैसे अंदर घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया, हज़ारों लोगों को मार दिया गया, सरेआम इजराइल की सड़कों पर मौत का नंगा नाच देखा गया, महिलाओं के साथ शोषण देखा गया, बच्चों को तक मारा गया। और वो जो घटना थी उसके बाद एक तरीके से जो दोनों की दुश्मनी थी वो भी एक अलग स्तर पर चली गई, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो फ़िलिस्तीनी उग्रवादी, फ़िलिस्तीनी चरमपंथी वहाँ घुसे थे, उन लोगों को भी ईरान का समर्थन प्राप्त था और ईरान इसी तरह के कई अन्य संगठनों को भी समर्थन देता रहा जो इजराइल को मिटाने पर तुले हुए हैं। तो अगर कोई संगठन इजराइल को मिटाने पर तुले हुए हैं तो इजराइल भी फिर ईरान को मिटाने पर तुला। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही, जो प्लस फैक्टर रहा, जो बड़ी बात रही, वो रहा इजराइल को अमेरिका का साथ। अब अमेरिका ईरान संबंध अपने आप में एक अलग पेचीदा मसला है और जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि दुनिया की धरती पर किसका राज हो, किसका नहीं हो, बांग्लादेश में कौन शासन करे, श्रीलंका में कौन करे, नेपाल में कौन करे, लीबिया में कर्नल गद्दाफी नहीं होना चाहिए, इराक में सद्दाम हुसैन नहीं होना चाहिए, उस अमेरिका का हमेशा से इस तरह की ताकतें जो कट्टरपंथ की ओर जाती है या अपने राष्ट्र को लेकर और अपने समर्थकों को लेकर अलग तरह का विचार रखती है, उनको लेकर एक अलग रवैया भी रहा है। दूसरा, परमाणु शक्तियाँ जो है दुनिया की, उनको नियंत्रित करने का एक बड़ा मंसूबा अमेरिका के राष्ट्रपतियों का रहा है। तो हम इसको केवल ट्रंप के साथ जोड़कर ना देखें, ट्रंप पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अमेरिका ने हमेशा से ईरान के ऊपर सख्ती बरती है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, ईरान के साथ कोई किसी तरह का व्यापार नहीं करे, ईरान के साथ किसी तरह की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि भी ना हो, इसको लेकर भी बहुत कट्टरता अमेरिका ने अपनाई। और ईरान पर कई तरह के, वो इसलिए कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और अमेरिका का ये मानना था कि ईरान के द्वारा बनाया हुआ परमाणु बम बहुत घातक होगा, विध्वंस के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसी ताकतें परमाणु बम बनाएंगी। मेरा कहना है कि परमाणु बम ही गलत है, आप लोग क्यों बना रहे हैं। लेकिन ये भी गलत है कि अगर उनको लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गया परमाणु बम, किसी देश के हाथ में जो कट्टरता को बढ़ावा देता है, और जो भी बातें हम कर लें, अली खमनेई के शासन में ईरान में कट्टरता को बढ़ावा मिला, महिलाओं की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा, उनके प्रति आस्था रखने वाले और उनमें नायक की छवि देखने वाले एक अलग चीज़ है, आस्था एक अलग चीज़ है। धर्म का समर्थन और धार्मिक उलेमा के रूप में, धार्मिक प्रमुख के रूप में उनको देखना और वो छवि एक अलग चीज़ है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने समाज में किया, वे अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है कि महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी, महिलाओं को शिक्षा, तो ये तो पिछड़ेपन की निशान है, ये कबीले की और सभ्यता को और समाज को ले जाना है। और वो फारस की सभ्यता जो दरअसल इन सब चीज़ों में पहले आगे रही है। ईरान में इस तरह के प्रतिबंध बाद में कट्टरता आने के बाद लगे, उसके पहले ईरान ऐसा नहीं था। तो इसीलिए ईरान में दो तरह की धाराएं हैं, जो एक मानती है कि नहीं, इस तरह की कट्टरता से हमारा मुल्क मजबूत होगा। एक ही व्यक्ति तो है जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को आंख दिखाई, वो हमारे मसीहा हैं, वो हमारे नायक हैं।
जननायक हैं, वो एक सोच है, लेकिन दूसरी तरफ जो समाज में जिस तरह का शोषण उन्होंने किया, महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए, महिलाओं को किसी भी तरह की छूट नहीं मिली, वो एक अपने आप में अलग मसला है। लेकिन अमेरिका ने लगातार ईरान पर हमेशा प्रतिबंध ही लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने, अब मैं ट्रंप पर आता हूँ, ट्रंप की ये जो सनक थी दुनिया का चौधरी बनने की, दुनिया पर दावेदारी करने की, ग्रीनलैंड को खरीद लेने की, रिवर्स टैरिफ लगा देने की, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देने की, उसी का कहीं ना कहीं बहुत समझदारी और चतुराई से अपने जो हमास के साथ उनका युद्ध चल रहा है उसी के बीच उपयोग करते हुए ईरान में खमेनाई को मिटा देने के लिए उन्होंने उपयोग किया, और इसीलिए 28 फरवरी को इतना बड़ा हमला हुआ। और अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से प्रतिकार भी आएगा। दरअसल जब पूरी बड़ी लीडरशिप खत्म हो गई ईरान की, तो वहाँ कोई राह दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। और अगर आपका सुप्रीम लीडर मर जाता है तो एक तरह का प्रतिकार, एक तरह का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उसमें कुछ भी कर, उन्होंने उन देशों पर भी सीधे सीधे हमला किया जो हो सकता है कि न्यूट्रल बने रहते, चाहे वो अमेरिकी सैन्य बेस ही थे। हो सकता है कि वो ईरान पर हमला नहीं करते या ईरान में इस तरह से खमेनी को मार दिए जाने को लेकर कुछ न कुछ विरोध करते। रही कसर तब भी पूरी हो गई जब ईरान ने उठाकर साइप्रस पर भी हमला किया। तो जो यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन और फ्रांस कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में अमेरिका का साथ न दें, नाटो को बीच में नहीं लाए, उनको लगा जब हमारी तरफ भी हमला हो रहा है, जब हमें नहीं बख्शा जा रहा, हमारे सैन्य अड्डों पर भी हमला हो रहा है, तो ईरान कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की स्थिति में आ गया। शायद अली खमेनी की मौत के बाद और उसके साथ जो और शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ, वहाँ पर कोई राह दिखाने वाला बचा नहीं। तो ईरान और इजराइल से हमने शुरू किया था। ईरान और इजराइल जो एक समय में हम कदम भी थे, और बहुत पुराना इतिहास ईरान का है, लेकिन इजराइल का उतना पुराना राष्ट्र के रूप में नहीं है। वहाँ पर जो यहूदी ज्यूज़ जो रहते हैं उनका इतिहास बहुत पुराना है। वो किस तरीके से उस क्षेत्र में थे, फिर कैसे भटकने को मजबूर हुए, वो एक बड़ा लंबा इतिहास और लंबी कहानी है। पर मूल बात, अगर ताज़ा इतिहास से भी हम परिचित होना चाहें तो 79 के बाद से दोनों में राजनीतिक संबंध नहीं है, और दोनों ने एक दूसरे पर हमले भी किए, आमने सामने की लड़ाइयाँ भी हुई है, पीठ पीछे से भी लड़ाइयाँ हुई हैं। और इसी के तहत फिर अमेरिका के साथ मिलकर जो सुरक्षा प्रमुख और ईरान के और अन्य लोगों पर इसी तरह के रिमोट हमले हुए, उस तरह की कार्रवाई हुई। और बड़ी बात यह है कि पूरा तकनीक का उपयोग, AI का उपयोग, ट्रैफिक के कैमरों का उपयोग करते हुए अली खमेनी पर हमला किया गया और उनको मार दिया गया। ये माना गया था कि इसके बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन ईरान में हो जाएगा, और सत्ता परिवर्तन की ऐसा कहीं भी हुआ तो नहीं है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद सब खुशगवार सा हो जाए, खासतौर पर इन खाड़ी के देशों में। लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान ने तगड़ा प्रतिकार किया, ईरान ने हमले पर हमले किए, यहाँ तक कि अमेरिका के महंगे रडार को नुकसान पहुँचा। और अब प्रतिकार में अमेरिका ने भी हमले किए, और भारत के विशाखापट्टनम में जो संयुक्त अभ्यास हुआ था, वहाँ से जो एक युद्धपोत लौट रहा था ईरान का, उसको भी हिंद महासागर से थोड़ा आगे जाकर टारपीडो मारकर डुबा दिया गया। उधर ईरान भी है कि लगातार हमले पर हमले कर रहा है। उसके कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपयों के जो ड्रोन हैं, उनको मारने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को लगानी पड़ रही हैं। अलग तरह का युद्ध हो गया। और इसमें एक बड़ी चिंता, जो होर्मुज का नाम भी आप बार बार सुन रहे हैं, होर्मुज वो क्षेत्र है, वो जलडमरू मध्य है, वो छोटा सा स्पेस है नक्शे पर, जहाँ से दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति की जाती है। वहाँ पे आसपास के जो राष्ट्र हैं, वहाँ से जो तेल निकलता है वो उसी रास्ते से होकर गुजरता है। और उस रास्ते को ईरान ने जब बंद कर दिया तो एक नई चिंता पैदा हुई। चिंता इसलिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए अमेरिका ने सब पर प्रतिबंध लगाया कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से गैस मत खरीदो। ऐसे में सबसे पहला संकट यूरोपीय देशों के पास आया, जो यूक्रेन के पीछे खड़े थे और अमेरिका के साथ यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। उन लोगों ने इन खाड़ी के देशों से ही फिर तेल, गैस लेना और तेल लेना शुरू कर दिया था। अब रूस से लेना नहीं है, यहाँ से तेल आने नहीं दिया जा रहा, तो दुनिया की जो पूरी ईंधन की व्यवस्था है चरमरा गई। कतर की तो कंपनियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट तक विड्रॉ कर लिए हैं कुछ मामलों में। तो ये एक दुनिया अजीब तरह के संकट में खड़ी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं है। रूस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। भारत पर तक रेसिप्रोकल टैरिफ नाराज होकर और गुस्से में ट्रंप ने इसलिए लगाए थे कि हम रूस से तेल लेना बंद कर दें। और अभी जो ताज़ा डील हुई भी थी, जिसका केवल सहमति पत्र शुरुआती आया है, उसमें भी यही था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि ट्रंप को अपने ही सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा, जहां पर 10% से ज़्यादा टैरिफ लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और बात तो अब यहाँ तक चल रही है कि जो टैरिफ इस दौरान लग भी गया है, वो निर्यातकों को, भारत से निर्यात करने वालों को वापस किया जाए, और अन्य देशों के साथ भी उनको शायद वापस करना पड़े। वो मसला अलग तरीके से हल होगा। लेकिन वो अमेरिका जो वेनेजुएला में घुस के वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो को उठा लाता है, वो अमेरिका जो लीबिया में कर्नल गद्दाफी को मार देता है, वो अमेरिका जो इराक में घुसकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर देता है और ये सोचता है कि उसके बाद वहाँ नए तरह का शासन आएगा, वो अमेरिका जो लंबे समय तक अफगानिस्तान की धरती पर बना रहता है, लेकिन उसके निकलने के बाद वहाँ फिर से वही
तालिबानी शासन आता है, जिसकी मुक्ति का सपना संजोते हुए, जिसकी मुक्ति का संकल्प लेते हुए अमेरिका की सेना ने वहाँ पर ज़मीन पर कदम रखे थे। तो कभी भी किसी भी देश में इस तरह के तख्ता पलट के बाद उस तरह की खुशहाली, उस क्रांति से उस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ कि वहाँ राष्ट्र एकदम से खुशहाल हो गया। अमेरिका में बैठकर, इजराइल में बैठकर आप नहीं तय कर सकते कि किस देश में किसका शासन हो। जनता के आंतरिक विद्रोह से, जनता के आंतरिक गुस्से से अगर ये सत्ता परिवर्तन हुआ हो, तख्ता पलट हुआ हो, तो फिर उस राष्ट्र में आगे अच्छी संभावनाएं बनी रहती हैं। फिलहाल तो ना ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, न ईरान थमने का नाम ले रहा है, बल्कि वो अपने हमले लगातार बढ़ा रहा है। जितनी उसकी शक्ति आंकी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, उससे ज़्यादा शक्ति, और इसलिए अब यूरोप के देशों को और नाटो को भी इस युद्ध में घुसना पड़ रहा है। वो इसलिए कि अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो रूस से तेल आप ले नहीं रहे, इधर तेल भेजने का, ईंधन भेजने का रास्ता बंद किया जा रहा है। दुनिया एक नए तरह के ईंधन संकट, एक नई तरह के अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ जाएगी अगर इस युद्ध को जल्द। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपनी एक पत्रकार वार्ता में, अपने संबोधन में ये कह चुके हैं कि मुझे 4 से 5 हफ्ते का समय तो मैं लगता है कि मान कर चलना चाहिए। शुरू में शायद नहीं भी माना, लेकिन उन्होंने जब युद्ध की स्थिति देखी तो खुद इस बात को मानने पर मजबूर हुए कि 4 से 5 हफ्ते। लेकिन 4 से 5 हफ्ते ईंधन की इस आपूर्ति को लेकर दुनिया नहीं खींच पाएगी उस समय को। इसीलिए ताबड़तोड़ हमले लगातार ईरान पर किए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ से वो मिसाइल मार रहे थे, अपने फाइटर जेट्स भेज रहे थे, उधर लेबनान में भी सीधे ज़मीन पर घुसकर इजरायली सेना का आक्रमण हुआ है, क्योंकि लेबनान के जो हूती विद्रोही और दूसरे अन्य आतंकी संगठन हैं वो भी आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो इस युद्ध में शामिल हैं और छुप छुप कर हमले कर रहे हैं। इस पूरी भौगोलिक स्थिति, ईरान में जिस तरह के पहाड़ हैं, जिस तरह की संकरी खाइयाँ हैं, उनसे निपटना आसान नहीं। उन्हीं के पीछे असलाह, बारूद और मिसाइल दागने के लिए जो भी उपयोग कर रहे हैं प्रोजेक्टर्स, उनको छुपाया गया है। इसलिए इस युद्ध में सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका की इससे विजय हो जाए ये आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल के ठीक बगल में जो गजा पट्टी है, उस हमास से लड़ते हुए उसको 2-2.5 साल से ऊपर का समय हो गया। उसके बावजूद वहाँ पर सीधी तरीके से अभी भी इजराइल को विजय नहीं मिली है। इसीलिए ईरान को इस युद्ध में पूरी तरह परास्त करना उतना आसान नहीं होगा। फिर भी इस युद्ध के लंबे खींचे जाने का परिणाम पूरी दुनिया पर विपरीत पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत भी कहीं ना कहीं इसकी संवेदनशीलता को समझता है। अली खamenei के मारे जाने पर भारत में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। दूर बैठकर आप सोच सकते हैं कि भाई क्रूर था, अत्याचारी था, आप क्यों। लेकिन जो शिया मुसलमान हैं, जो उनको अपने धर्मगुरु के रूप में, अपने पहरुए के रूप में देखते हैं, उनकी भावनाओं की दृष्टि से देखेंगे तो एक अलग एंगल नजर आता है। और इसीलिए भारत ने अपने विदेश सचिव को भी भारत के ईरानी दूतावास में भेजा और वहाँ पर उस शोक संदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं लिखकर, जिसमें अली खamenei की मौत पर शोक जताया गया है। अली खamenei कैसे थे और वो क्या करते थे, इस प्रश्न पर अलग से विचार हो सकता है, लेकिन कोई उनको घुसकर सीधे ऐसे मार दे, उसके तरीके पर दुनिया में प्रश्न उठना ज़रूरी है। दिक्कत यह है कि अमेरिका इस तरह के प्रश्नों को सुनता कहाँ है, या पश्चिमी ताकतें जो दुनिया में अपनी हुकूमत चलाना चाहती वो भी नहीं सुनती। कौन कम बुरा है, कौन ज़्यादा बुरा है, किसका अत्याचार कितना बड़ा है, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें और अधिक पेचीदगियों में उलझ जाएंगे। युद्ध को समझने के लिए फ़िलहाल बात को समझो में केवल इतना ही कि ये दुनिया जो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर चल रही है, जहाँ समाज में वहाँ की सत्ताओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचार गलत हैं और उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, वहीं पर उनकी संप्रभुता की रक्षा की बात भी हमेशा होती रहनी चाहिए। तभी जाकर हम बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। बात को समझो में इस युद्ध को समझने समझाने की कोशिश मैंने की है। आपको ये बात कैसी लगी, उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। और इस युद्ध को लेकर आपके क्या विचार हैं, इस युद्ध में किसकी कहाँ क्या गलती है, और इस युद्ध के अलग अलग पहलुओं को आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं उसको लेकर आप हमें अवगत कराएंगे तो आप तक ज़्यादा बेहतर जानकारियाँ पहुँचाने में हमें मदद मिलेगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।